MSCI इमर्जिंग मार्केट IM इंडेक्स में भारत का वेटेज चीन से ज्यादा हो गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने इस हफ्ते MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज हासिल करके चीन को पछाड़ दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत अब सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट बनने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक MSCI EMIM इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़कर 22.7% हो गया है, जबकि चीन का वेटेज घटकर 21.58% रह गया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इंडेक्स में भारत के वेट बढ़ने से देश में 4 से $4.5 बिलियन का निवेश आ सकता है। तो ये कितना बड़ा एक मकाम है भारत के लिए और इसके पीछे के कारण क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं और चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के। बग्गा सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सर यही आसान भाषा में दर्शकों के लिए कि ये क्या हुआ, ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स क्या है और इसमें भारत के उभार के मायने क्या है सर? देखिए, ये इंडेक्स जो जारी होते हैं, ये जारी होते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर के फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, ये जब एलोकेट करते हैं अपना पैसा विभिन्न स्टॉक मार्केट्स को, तो ये या तो फुटसी होता है, FTSE हो गया, MSCI हो गया, इस तरह की एजेंसीज हैं जो ये इंडेक्स निकालती हैं और उनके आसान करने के लिए उनका कार्य, तो वो जब फॉलो करते हैं इस इंडेक्स को, ये इस इंडेक्स की चाल पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हुआ क्या है कि पिछले ये 15 साल का एक ट्रेंड चल रहा था कि चाइना जो पीक हो गया था 2008 में इंडेक्स में, वो धीरे धीरे उसका जो प्रोपोर्शन था, जो हिस्सेदारी थी चाइना की, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 100 में से चाइना का जो रेशियो था वो कम हो रहा था, भारत का बढ़ रहा था। हम 6% से बढ़ते हुए आए हैं और अब हम 22% से ज़्यादा हो गए हैं और चाइना 22 से हल्का सा नीचे आया, तो 70 बेसिस पॉइंट 0.7% हम हमारे मार्केट का जो प्रोपोर्शन है या हिस्सेदारी है इस इंडेक्स के अंदर, वो बढ़ गई है चीन से। इसका क्या मायना हुआ? जो पैसिव इन्वेस्टिंग पैसा आता है, वो एक तरफ से वो बंध के रहता है इस इंडेक्स के साथ, तो उसमें भारत का एलोकेशन बढ़ेगा। दूसरा, जो एक्टिव पैसा है वहां पे भारत अंडरवेट था, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहे हैं ये कहते हुए कि भारत का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है और बाकी इमर्जिंग मार्केट और डेवलप्ड मार्केट पीयर्स के सामने, बाकी देशों के सामने आपका वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो भारत एक अंडरवेट था। अब इस तरह का जब एक भारत का वेट बढ़ाया जाता है, तब ये विवश करता है, पैसिव फंड्स तो आएंगे ही, बट एक्टिव मैनेजर्स को भी एक रीलुक करने के लिए कि आपका भारत में जो अंडरवेट है मे बी वो गलत है, क्योंकि भारत का तो इसमें हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो ये अब एस्टिमेट है कि $4 बिलियन का फ्रेश फ्लो आएगा। वो कब आता है, कैसे आता है, वो देखना पड़ेगा। क्या वो आ चुका है? कुछ वो तो दर्शा नहीं रहे, FIs के जो नंबर हैं वो अभी दर्शा नहीं रहे। और इसके साथ ही दीपक जी क्या हुआ है कि ग्लोबल इंडेक्स में भी हम 2% हो गए हैं, तो MSCI ग्लोबल में भी हम 2% पे हो गए हैं, बट इमर्जिंग मार्केट में जो फ्लोज आएंगे मोटे तौर पर 22% भारत में आ सकते हैं। ऑलराइट सर, ये पिक्चर समझ में आ गई सर कि एग्जैक्टली क्या हुआ और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। लेकिन ये जो हमारे जो फंडामेंटल्स जो राइजिंग वेट के पीछे रहे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल, कंपनी अर्निंग्स जो लगातार इंप्रूव हुई हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार बढ़ता रहा है, ये आपको ट्रेजेक्ट्री अभी निकट भविष्य में कैसी दिख रही है सर? मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे कॉशन पॉइंट तो नहीं है जिनको ध्यान में रखना होगा? नहीं, देखिए, ये जो है रिलेटिवली हम ले रहे हैं, जो मार्केट शेयर ले रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि चीन का इकोनॉमी में स्लो डाउन है, चीन के मार्केट का परफॉर्मेंस कम रहा है, चीन की करेंसी वीक होती रही है, और चौथा है कि
जो विदेशी निवेशक थे वो ओवर एक्सटेंडेड थे। तो जैसे भारत अंडरवेट था, चीन ओवरवेट था। पिछले 2 साल का बहुत पुअर प्रदर्शन, बहुत खराब प्रदर्शन रहा चीन में, उससे हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। दूसरा तो एक तो ये कारण है मूलभूत। दूसरा है क्यों हमें मिल रहा है, हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर कंपनियां भी मिलती हैं, ऑयल एंड गैस भी मिलता है, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड आउट जो चाइना 1990, 2000, 2010 के दशक में कर रहा था, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस आपको मिल रहे हैं, वेल गवर्नड। और बैंकिंग, फाइनेंशियल 30% क्या हिस्सेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान का इंडेक्स है जहां 60% सेमीकंडक्टर है, या आपका ब्राजील का इंडेक्स है जहां पे कमोडिटी 60-70% है, या मिडिल ईस्ट का कोई इंडेक्स है जहां 90% आपके तेल की कंपनियां, एनर्जी कंपनियां। बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। साथ में इकोनॉमी ऐसी है जो 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आने वाली है, अगले 3-4 साल में थर्ड क्रॉस करने वाली है। और बहुत ये खुला नीला आसमान है एज फार एज द इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप लगती है। और तीसरा है जो आपका स्ट्रॉन्ग प्राइमरी मार्केट है। तो नए लिस्टिंग जब आते हैं दीपक जी, वो ऑल्सो अलाउ करते हैं विदेशी निवेशकों को कि जहां उनको फ्री फ्लोट के तौर पे या एफआई के प्रोपोर्शन के तौर पे हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, नई कंपनियां क्योंकि अग्रसर हैं लिस्टिंग में, वो भी ओपन अप करती है। एब्सोल्युटली सर। ज़बरदस्त स्टोरी रही है हमारी। एफडीआई ग्रोथ हमने देखा है, 47% इंक्रीज देखा हमने एफडीआई में जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 रहा है। फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मेरा ख्याल है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर इंडियन डेट मार्केट में 2024 में आया। लेकिन अब एशियन टाइगर का तमगा हमने हासिल कर लिया सर, या कुछ और करना बाकी है? और कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस बनी रहे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो ये इम्प्रूवमेंट है ये सस्टेनेबल रहे, चलता रहे? ऐसा आप क्या क्या करना है सर? नहीं, वो इकोनॉमी को तो ग्रो करना पड़ेगा। दूसरा, नौकरियां लगवानी पड़ेंगी। 1 करोड़ नवयुवक ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट हर साल। किसी देश में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, और नौकरियां हैं नहीं। तो किसी तरह से आपको उनको एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, या लेबर माइग्रेशन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देके नर्सेस के तौर पे, कामकाज के तौर पे, वर्कर्स के तौर पे, और मैनेजमेंट के तौर पे। हर तरह से आपको लेबर माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी है, नौकरियां है। तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है कि 40% आपका जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो केवल 18% जीडीपी बना रहा है, जो रूरल और एग्री रिलेटेड है। उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग में लाना है, और वो चाइना ने किया है हिस्टोरिकली। बाकी जो थे, हम कह सकते हैं जापान 1960 के दशक से, जर्मनी और पूरा यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन, वो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। अभी के पिछले 20-30 साल में चाइना ने किया है, बट चाइना ने जब किया तब कोई चाइना नहीं था। तो चाइना मार्केट शेयर खा गया वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का, जब कोई और चाइना नहीं था। हमें वो करने के लिए हमें चाइना से भी जूझना है। वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, इन सब से जूझ के वो मार्केट शेयर लेना बहुत मुश्किल है। तो ये इश्यूज हैं ज़रूर, बट फंडामेंटली 27 साल की पॉपुलेशन है। चाइना की पॉपुलेशन औसतन 40 साल की है, जापान की 53 साल की है। तो यंग पॉपुलेशन है। इनको अगर आप नौकरियां दिलवाएंगे, बड़ी तेजी से जीडीपी ग्रो करेगा, या इनको व्यवसाय खुलवा के दीजिए। ये सब काम है दीपक जी। एब्सोल्युटली। तो टू सम अप, MCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, इसमें भारत लार्जेस्ट वेट बन चुका है इस इंडेक्स में। और कमाल की बात यह है कि लार्ज, मिड, स्मॉल कैप स्टॉक, जितने 24 जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें हमने एक शानदार परफॉर्मेंस किया है। ज़बरदस्त हमारे फंडामेंटल्स रहे हैं, जैसा बग्गा सर ने बताया, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। लगातार जो कंपनी अर्निंग्स हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस बनी हुई हैं, जैसा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो है ही है, साथ ही साथ जो प्रेफरेंस है इन्वेस्टर्स के बीच में वो लगातार बढ़ रही है। और सर ने जो जो रेमेडीज़ बताई हैं, जो जो कॉशन पॉइंट्स बताए हैं, अगर उनको हमने फिक्स कर लिया, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को फिक्स कर लिया, दूसरे इश्यूज़ को फिक्स कर लिया, तो ये ग्रोथ जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बग्गा सर।